आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। बचपन में कादिर खान की एक फिल्म देखी थी, जैसी करनी वैसी भरनी। उसका टाइटल सॉन्ग था, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। आज जब से ये तब्दीली आई है, पता नहीं क्यों कानों में ये गाना जो है वो किसी ने लगा करके और भूल गया है। आज इस तब्दीली ने एक मरतबा फिर हमें ख्वाब गफलत से जगाया है और हमें ये बताया है कि ये अवाम दोस्त तब्दीली, इससे घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर माशियात के प्रोफेसर जनाब असद उमर साहब मद्दज़लहू आली ने एक और मिनी बजट लाने का इंदिया दिया है? तब्दीली ही तो है, कबूल कीजिए, अच्छी हो या बुरी। ताहम इस दौरान वज़ीर आज़म साहब ने अजीब कन्फ्यूजन में मुब्तला फरमा दिया। वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि मुल्क बदलने वाला है। अब आवाम जो है पता नहीं कितने करोड़ है, एक तो ये कन्फ्यूजन है, लेकिन जितने करोड़ भी है वो सब कन्फ्यूज हैं। वो सब ये कह रहे हैं या अल्लाह बदल बदल के तो यहाँ तक पहुँचे हैं, अब और कितना बदलेंगे। साथ ही वज़ीर आज़म ने कन्फ्यूजन में मज़ीद इजाफा करते हुए कहा है कि निचले तबके को ऊपर लाएंगे। मेरा ख्याल है गलत छप गया है, वो फरमा रहे थे निचले तबके को ऊपर पहुँचाएंगे। अवाम में काफ़ी तशवीश है। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ उन्होंने शर्फ मुलाकात बख्शा है उनको, और वहाँ वज़ीर आज़म ने कन्फ्यूजन में कुछ मज़ीद इजाफा फरमाया है। उन्होंने बताया कि मीडिया को साजगार माहौल फराहम करेंगे। अब ये सुन करके मुझ समेत मीडिया में थरथरी मची हुई है कि जो कुछ है वो क्या कम है? अब मज़ीद इन्वर्टेड कॉमास में अगर साजगार पैदा कर दिया माहौल, तो फिर हम जैसे जो छोटे मोटे लोग हैं वो जाएंगे किधर? इसी तरह के कुछ नाकाबिल तरदीद अवाम दोस्त मौज़ूआत का अहाता करने के लिए आज मैंने ज़हमत कलाम देनी है। मोहतरमा कंवल शोज़ब साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगी। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहतरमा शमी मारा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। चूँकि तबर्रे का आगाज़ मैंने किया है, इसलिए हस्ब रिवायत मेरी ज़िम्मेदारी बनती है इखलाकी, मजहबी या वॉटेवर, कि मैं सबसे पहले ज़हमत कलाम दूँ आज की महफ़िल में तहरीक इंसाफ के लिए मोहतरमा कंवल शोज़ब साहिबा के पास। मैं आपसे मुअद्दबाना इल्तमास फरमाता हूँ कि बुरा ना माने बगैर मुख्तसर अल्फाज में अगर आप अहाता करें मेरे इंट्रो पर, तो फिर मैं कुछ ज़रा बात को आगे बढ़ाऊँ। थैंक यू नूरुल आरफीन, आपका इंट्रो हमेशा ही बड़ा मज़ा खेस होता है कि मेरा अगर ख़राब भी मूड हो तो ठीक हो जाता है। और ये सोच के मुझे बड़ी खुशी होती है कि अभी तक आप फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं आए हैं। जो बचपन में फिल्में देखते थे वो आज भी आपके ज़हन पे सवार हैं, जिसमें आप खुद ही डिटर्मिन करते हैं कि विलन कौन होगा और उसमें हीरो कौन होगा, और एंड में हीरो को मार पड़नी चाहिए या विलन को मार पड़नी चाहिए। लेकिन मार बेचारे आवाम को पड़ रही है। लेकिन जो ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट होता है, क्योंकि मैंने लिटरेचर भी पढ़ा हुआ है, तो ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट में ये होता है कि हीरो को जितना मर्जी आप मार लें, एंड में उसी ने निकल के जीतना होता है। लिहाजा आपका जितना इंट्रो है ना, इसको मैं 1 सेकंड में फारिग कर दूंगी। एक तो आपको वाकई आपने ठीक कहा, असद उमर जो है वो वाकई इकोनॉमिक्स के उस्ताद हैं, और आपको थोड़ी सी 2-4 क्लासें लेने की जरूरत है। वैसे मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, तो बेसिक्स जो इकोनॉमिक्स के है ना वो मैं ही आपको थोड़े से बता दूंगी। अच्छा, वैसे मैं हालांकि ये तज़किरा नहीं, लेकिन मैं एक एतराफ़े जुर्म करता चलूं इकोनॉमिक्स पर। मैं हल्फिया बता रहा हूं कि मैंने कराची यूनिवर्सिटी में, जहां लोग सोचते भी नहीं है, मैंने वहां नकल करने की कोशिश की, और वो पेपर था इकोनॉमिक्स का। लेकिन जब मैंने 5 मिनट भुगताने के बाद लूं, तो भी नतीजा मेरा वही होगा जो असद उमर साहब का वजीर बनने के बाद हुआ है। उस काम को छोड़ दिया, लेकिन असद उमर साहब तक ये इल्तिजा कौन पहुंचाएगा? देखिए, जो आपने बात की है ना, ये मुझे एग्जैक्टली पता थी, क्योंकि जिस तरह का आप इंट्रो देते हैं ना इकोनॉमिक्स के बारे में, उससे मैंने ये अखज़ पहले ही कर लिया था कि आप बहुत बुरी तरह फेल होने वाले थे, तो आपने इकोनॉमिक्स छोड़ दी होगी। तो लिहाजा इकोनॉमिक्स पे आप दोबारा कोशिश ना करिएगा इतना जुल्म करने का। और असद उमर साहब जो मिनी बजट की बात कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त जो मार्केट होती है, मार्केट की रियलिटी ये होती है कि वो चेंज होती रहती है।
तो जिस टाइम पे हमने पहले बजट दिया था या लेकर आए थे, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी तेल की, जो अब अचानक से बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गई, और ये आवाम के लिए एक खुशखबरी है। इससे हर चीज़ में कमी आएगी 1 महीने के बाद, क्योंकि अभी तो जो हम जिस प्राइस पे खरीद चुके हैं ऑयल उसी पे ही चलेगा, लेकिन अब जब नेक्स्ट प्राइसेस डिटरमिन होंगी और हम जब अगला ऑयल का कंटेनर्स बुक करेंगे तो वो उस वक्त की प्राइसेस के मुताबिक होंगे। सो अभी वो उस बजट के बारे में कुछ भी कहना प्री अजम्पशंस होंगी। मैं चाहती हूं कि साहब इसके बारे में बात करें। आपकी इजाजत के साथ मैं मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा के पास जाऊंगा। सिर्फ इतना बता दूं, जी मैम, सिर्फ इतना आपको बता दूं कि ये अब जो बजट अगर आएगा तो ये खुशखबरी वाला बजट होगा, क्योंकि प्राइसेस नीचे जब आती हैं, अल्लाह करे आपकी पेशेंगोई दुरुस्त साबित हो। मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा, मैम ये मुझे बताइएगा के बारे में आपने फरमान। मैं आपकी तरफ आता हूं मैम, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा, मैम ये जो आखिर में इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज देने की कोशिश फरमाई है मोहतरमा कमल शोजब साहिबा ने, आपके ख्याल में किस हद तक हकीकी खबर है ये कि आवाम को इस मर्तबा कोई रिलीफ मिलेगा? क्योंकि पिछले 3 महीनों से अवाम को जो कुछ मिला है उसे कम से कम रिलीफ तो नहीं कहते। क्या फरमाएंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो इनकी पूरी आवाज सुनाई नहीं दी। ये भी शुक्र है मैम, पता चला कि एक मिनी बजट इनकी इतनी मुझे समझ आई है कि एक मिनी बजट असद उमर साहब देने के लिए आइंदा चंद दिनों में जा रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो मिनी बजट होगा ये जब तक, जी मैम प्लीज गो ऑन। यही तो कहा है कि मिनी बजट आ रहा है जिससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। मुझे तो यही समझ आई है। नहीं मैम, आप जो भी आपको समझ में आया आप मुझे भी समझाइए। नहीं, जब वो बजट आएगा ले होगा तो वो पता लगेगा कि इन्होंने किस किस्म का बजट पार्लियामेंट में दिया है, तो हम उस पर कुछ कमेंट कर सकेंगे। अभी तो हमें पता ही नहीं बजट आ रहा है नहीं आ रहा, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, हमें तो कुछ पता नहीं इस बारे में। सही बात है, दुरुस्त। तो जब तक एक चीज पोशीदा हो तो उसके बारे में कमेंट पे हम कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम तो उस वक्त बोल सकते हैं जब बजट ले हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ कम हुई है, किस चीज़ की प्राइस कैसे कम हुई है, क्या हुआ है, अवाम को क्या रिलीफ मिला है। ठीक है, यही सवाल मैं मोहतरमा शमीम आरा की तरफ थ्रू करना चाहूंगा। मैम शमीम आरा साहब, ये मुझे बताइएगा, तूफान है, महंगाई का तूफान है, ये है और गरीब है जो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। जैसा कि मेरी बहन, जैसा बहुत शुक्रिया, थैंक यू नूर साहब, आपने मुझे बुलाया अब तक चैनल पर, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरी बहन सामने कमल साहिबा बैठी हैं और जो फरमा रही हैं कि ना हम जो बजट लेकर आएंगे बड़ी उम्मीद आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। मगर रिलीफ तो तब मिलना होता था जब जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जैसे कि फर्स्ट डे इन्होंने कहा कि मैं 100 दिन में 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख 100 दिन में बिल्कुल 1 करोड़ नौकरियों की आपने देखा। हाँ, मैं स्टैटिस्टिक्स ठीक कर दूं। 100 दिन में 1 करोड़। जी मैम, मुझे यकीन है आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। कमल शोजब साहब प्लीज जरा, जी मैम शमीम आरा साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। 50 लाख घर और 100 करोड़ नौकरियां, ठीक है जी। जैसा कि मैं आपको ये बताती चलूं कि मुझे वो दिन वो आपके याद है जब आप लोग कंटेनर में खड़े होकर आपने बिजली का बिल भी जलाया होगा इस मौजूदा वजीर आजम ने। और आपको ये भी मैं बताती चलूं कि आपने अवाम से वायदे किए थे कि हम एक नया पाकिस्तान लेकर आएंगे, वो पाकिस्तान जिसमें बिजली सस्ती करेंगे, जिसमें गैस सस्ती होगी और हम आवाम के लिए सस्ती अशिया फराहम करेंगे। मगर बदकिस्मती से बड़े अफसोस से कहना पड़ा है कि अवाम के साथ जो इस वजीर आजम ने 3 महीने के अंदर अवाम जिस गुर्बत की चक्की में पीस रही है, ये एहसास मुझे उन वजीर आजम को नहीं होगा। मैं वजीर आजम साहब को पूरी तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि तब्दीली जरा थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ जा रही है। यहाँ मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। शमीमा थोड़े से मुझे कमर्शियल ब्रेक पे जाना है और फौरन वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कमल शोजब साहिबा खातून, ये मुझे बताइएगा, एक तो आवाम गड़बड़ाए हुए मामलात कुछ इस किस्म के,
ऊपर से बिजली और गैस की कीमतें जो आवाम के इन्वर्टेड कॉमर्स में वसी तर कौमी मफाद में इजाफा किया जाएगा इस मरतबा, और यह इजाफा यकीनन आवाम दोस्त होगा क्योंकि पीटीआई ऐसा कर रही है, मैं इस पर भी यकीन करता हूं। लेकिन इन हालात के बावजूद जो कारहाय नुमाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इब्तदाई चंद दिनों में अंजाम दिए, जैसे अफलास ज़दा लोगों को आपने गवर्नर हाउसेज में एंट्री दे दी है, प्लस अब वो ऐवान सदर में भी हवाखोरी के लिए दाखिल हो सकते हैं। ऐवान सदर से ही मेरा ताल्लुक एक सवाल का है, ये मुझे बताइएगा, ये सदर साहब आज भी मतलब सदर बनने के बाद भी ये पब्लिसिटी स्टंट्स फरमाते फिर रहे हैं, लाइन में लग करके कभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे तस्वीर खिंचवाते हैं, फिर यहाँ आकर के प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। 50 मरतबा इस मौजू का मैं अहाता कर चुका हूं, अब तो मैं बोर हो चुका हूं, उनको बोरियत नहीं होती। प्लस अभी उन्होंने लंच लाइन में लग करके लिया। अब बताइए गजब खुदा का, कौम के मामलात क्या है, कौम के मसाइल क्या हैं, और इनको वीडियो बनवाने से फुर्सत नहीं है, इनको इस तरह की जो है ना पब्लिसिटी स्टंट्स भी अवेल कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आजिज़ी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, काइंडली अगर आपकी कोई है राव रस्म तो ये बात अगर आप आगे पहुंचा सके तो मैं या पाकिस्तान के वो अवाम जो ये तब्दीली नहीं चाहते थे बहुत ममनून होंगे आपके। जी सदर ममनून से तो जान छूट गई, अब आपने क्या ममनून होने। वैसे सदर साहब तो पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, आपने जो बात की उन तक पहुंच गई होगी, मगर बाय द वे वो स्टंट्स नहीं फरमा रहे हैं, वो एक अच्छा ट्रेडिशन डाल रहे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको जैसे मर्जी ले। अब दूसरी बात में शमीम आरा साहिबा बहुत बोलती रही, माशाल्लाह पूरी ब्रेक में भी बोलती रही है, तो 100 दिन का हिसाब मांग रही कि 100 दिन में 1 करोड़ का जो नौकरियां देने का ऐलान था, 50 लाख घर बनाने थे। मैं तो हैरान हो रही हूं इनके कॉन्फिडेंस पे कि 11वां साल है और जो पॉवर्टी का हिसाब है सिंध में, और इनके सवाल आप देखें 18th अमेंडमेंट और उसके बाद सूबे जिस तरह डिवॉल्व है, डिवॉल्व सब्जेक्ट है, इनके ऊपर तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस वक्त। इनकी तो अपनी पॉलिसियां इन प्लेस है, इनके सूबे में जो इस वक्त हालात है, जो थर में हालात है, इनको तो उसके अलावा कोई बात पूछने की वैसे ही नहीं होनी चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं। 11वां साल है माशाल्लाह, 3750 दिन हो गए इनको अपने सूबे में, और 4 दफा वफाक में ये लोग हुकूमत कर चुके हैं, और इनके दौर में बदतरीन इन्फ्लेशन आई, फूड की 30% डबल जो फिगर्स थे वो 4 साल तक नीचे नहीं आए। मुझे तो और मेरे ख्याल में इनको अपना भूल जाता है कि ये सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, और वहाँ पर जो लोगों के साथ बदतरीन ये हालात है इन्होंने रखे हुए। कराची देख ले, कराची में इन्होंने लोगों के साथ जो हालात किए, आज उन्होंने उठा के बाहर फेंका। सेल में आपने हेल्थ के जो हालात किए हुए हैं, उसके लिए क्या बजट है, एजुकेशन के लिए क्या बजट है, 2.5 लाख करोड़ बच्चा इनका स्कूलों से बाहर है, तो ये किस मुंह से बैठ के सवाल जवाब करेंगे? इन्हीं की हुकूमत है। अच्छा मैम, अगर आप लोगों का हो गया तो फिर मैं आऊं बीच में। नहीं है लोगों के पास, ना खाने के लिए रोटी है, मोहतरमा कंवल शोजब साहिबा, मोहतरमा शमीम आरा पंवर साहिबा, मैं आप दोनों से आजी से दस्तबस्ता इल्तिमास करता हूँ, एक तो शकील उर्दू। मैम आपको उर्दू समझ में आती है जो मैं बोल रहा हूँ? मैम 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 नो मैम आ गई। अच्छा मैम जरा मुझे थोड़ा सा सवाल पूछने का मौका दीजिए, थोड़ा सा मुझे ताहिर पुराना ही है ना जी शमीम आरा साहिबा। मैम 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 टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट पाकिस्तान पीपल्स टाइम आउट दोनों खवातीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैम टाइम आउट। नूरुल आरफीन, इनके जब बात का टाइम है इन्होंने बोला है, अब जब आप सवाल मुझसे करते हैं तो इनको कहें कि जरा ब्रेक लगाया। दोबारा ब्रेक पे चले भाई, क्या पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। मैम आप अल्लाह के वास्ते, मैंने आपको बुलाया अपने प्रोग्राम में, कुछ मुझे तो लिफ्ट कराइए। आप आपस में डायरेक्ट हो गई आप लोग, तो मेरा तो पता ही नहीं चल रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं भी पाकिस्तान से लग रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। नहीं मैं आपकी मेरी मजाल में आपको कहूँ, आप हुकूमत में मैम, मैं सदके मतलब मैं आपको कहूँगा मेरा दिमाग खराब है। मैं तो शमीम आरा साहिबा से कह रहा हूँ, मैम एक मिनट जरा मुझे ताहिरा औरंगजेब साहिबा के पास जाने दीजिए। बैकग्राउंड पे वही शुरू हुई है ना, तो उन्हीं को ही आपने कहना है। मैम ताहिरा औरंगजेब साहिबा, इससे पहले कि कोई और बीच में कूदे, ये मुझे बताइएगा जी, पीर को एक और फैसला आने वाला है मियां साहब के हवाले से, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? एहतसाब का ये अमल जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो ये कह रही है कि इसमें वी हैव नथिंग टू डू विद इट, मियां साहब के साथ क्या वो फैसला आप प्रेडिक्ट कर रही हैं? उसके बाद फिर नून लीग के साथ क्या मामलात हैं? क्योंकि मियां साहब ने आज जो कोर्ट रूम से बाहर लोगों से बात की है मीडिया से, वो कुछ बहुत ज्यादा पुरुमीद या तो मुझे दिखाई नहीं दिए, या तो गालिब इम्कान यही है कि वो थे ही डिसअपॉइंटेड। क्या फरमाएंगी आप?
भाई बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ अदालतों का एहतराम करते हैं। आपने माजी में भी देखा कि जिस तरह वो अपनी बीमार बीवी को छोड़कर लंदन, उन्हें पता था कि मैंने पाकिस्तान जाना है और मेरी गिरफ्तारी होनी है। मरीम नवाज साहिबा को भी ये इल्म था, उसके बावजूद वो पाकिस्तान आए, कानून का एहतराम किया, उनकी लगातार पेशियाँ हुई। मैंने कभी कोई केस अपनी पूरी ज़िंदगी की तारीख में नहीं देखा कि किसी मुजरिम या किसी बेकसूर या किसी बेगुनाह या किसी 3 मरतबा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर और 2 मरतबा वज़ीर आला का केस इस तरह डेली बेसिस पर हेयरिंग हुई हो। हर रोज़ हेयरिंग थी और हर रोज़ उन्होंने अदालत में, एहतसाब अदालत में खुद हाजिर होकर अपने आप को पेश किया हाजिरी में कि जो कुछ मालूमात लेनी है मुझसे पूछे। अभी तक नैब कोर्ट में जितने डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जमा करवाए हैं, उनके लॉयर ख्वाजा हारिस साहब ने जमा करवाए हैं। नैब के पास कोई सबूत नहीं था, कोई कागज़ नहीं था, किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं था। उसके बावजूद जो कुछ उन्होंने मांगा, लेकिन मैं खुद भी हेयरिंग पे डेली जाती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि 1933 का जब सवाल नैब के प्रोसिक्यूटर ने किया ख्वाजा हारिस साहब से कि जी वो हमें बताएं कि क्या कारोबार था मियाँ शरीफ साहब का, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब का, और ये कारोबार कैसे हो गए। 1933 में पूछने का सवाल कोई जवाब नहीं था। फिर 1972 में मोहम्मद नवाज शरीफ का सियासत से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। फिर उस वक्त के कारोबार की तफसील पूछी गई। अब मोहम्मद नवाज शरीफ के वालिद साहब दुनिया में नहीं है, वो हयात नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है, तो उन तमाम कारोबारी तफसील का क्या इल्म हो सकता है। फिर परवेज़ मुशर्रफ दौर में तमाम इनके डॉक्यूमेंट्री जो कागजात थे पूरी प्रॉपर्टीज़ के, पूरे बिजनेस के, वो परवेज़ मुशर्रफ दौर में इनसे ले दिए गए। फिर ये खुद चले गए मुल्क से बाहर और जलावतनी के अरसे में जब वापस आए तो उन्होंने बार बार अपने लॉयर के ज़रिए ये कहा कि हमारे जो कागजात हैं, टैक्स के कागजात, इसके अलावा हमारे बिजनेस की डील्स, हमारी डॉक्यूमेंट्री जितने भी कागज़ हैं वो हमें दिए जाएं, लेकिन वो आज तक उनको नहीं मिल सके। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डेली बेसिस पे वहाँ हाजिर हुए और अब 24 तारीख को जो फैसला आना है, हम अदालतों का एहतराम करते हैं। अदालतें जो भी फैसला करेंगी बावजूद आपको कबूल होगा, वो एक साबित नहीं कर सकी। मोहतरमा शमीम आरा साहिबा, इससे पहले कि एक मरतबा फिर ब्रेक की अनाउंसमेंट मुझे करनी पड़े, जो भी फैसला आएगा हम उसे कबूल करेंगे और हमारी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ये फैसला हमारे हक में आए। जी बिल्कुल, ब्रेक पे भी हम दुआ करेंगे। मैम शमीम आरा साहिबा, ये मुझे बताइएगा, एक और रेफरेंस उछाला गया मियां आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब, और वो भी निहायत हकीर सा, बताइए गजब खुदा का, सिर्फ एक फ्लैट। फवाद चौधरी साहब को तो मेरा ख्याल है कि आपने इस पे कोर्ट में ले जाना चाहिए। मतलब उनकी जुर्रत कैसे हुई, और वो भी खुर्रम शेर जमान के जरिए वो ललकार रहे हैं आपको। तो सिर्फ एक फ्लैट, आप ये मुझे बताइए। आप तो ये फवाद चौधरी साहब, जी आप बस हो गया, आप शुरू हो जाए। डिस्कनेक्ट हो गई है। नहीं कनेक्ट तो मैं हमेशा रहता हूँ, आप शुरू कीजिए। हाँ, मुझे तो यह बात समझ में नहीं आ रही है फवाद चौधरी की। वो रातों रात बैठे बैठे बताते हैं कि अब 40 लोग जेल में जाएंगे, अब इतने लोग तैयारी कर लें। असेंबली में आते हैं तो कहते हैं ये चोर है, ये डाकू है। मुझे इन मिनिस्टरों की मुझे खुद पता नहीं चल रहा है कि इनको कहाँ से ख्वाब आता है, या इनकी एक प्री प्लानिंग है, ये खुद से एक प्रोग्राम बनाते हैं, ये प्लानिंग करते हैं कि इस तरह करके हम इनको इस तरह पार्टी को इस तरह, यानी कि क्या कहते हैं, एक मैं तो ये कहूंगी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और मैं आपको जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है 35 साल हो गए, 35 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, 35 साल मजीद साहब बता रहे हैं पार्टी का आपका बैंकों के पैसे यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसके बावजूद भी हमें ख्वाब आ रहे हैं माशाल्लाह। अब हलीमा खान 11 सालों से आप लोग बैठे हैं और आप ही के सूबे से बेनामी अकाउंट्स निकल रहे हैं। आप इमरान खान का बनी गाला की जमीन के बारे में हम पूछते हैं, हमें हेलीकॉप्टर के बारे में आपसे पूछते हैं। पूछना चाहती हूँ मैं फवाद चौधरी से ये पूछना चाहती हूँ, आपने तो एक पार्टी ने 10 पार्टियां चेंज की हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उधर चले जाते हैं, 6,000 एकड़ जमीन पे आप लोगों ने कब्जे किए हैं।
किसान आपके पास प्रोटेस्ट करने आते हैं, आप उन पे गोलियां बरसाते हैं सामने से। आपके इल्जाम से कुछ नहीं, ये पाकिस्तान देखो हमारे आसिफ अली ज़रदारी साहब। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, आप लोग जरा ब्रेक देखिए। यहाँ मैं जरा देखता हूँ मामलात को कि अगर संभल सके तो फिर ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, कुछ सुलह सफाई के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मोहतरमा कमल जोसेफ साहिबा, ये मुझे बताइएगा, एक बयान है पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी साहब का, सैयद अजहर अली शाह इनका नाम है, बड़ा मुफीद मशवरा उन्होंने दिया है। फरमाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और काबीना को साइकिलों पर दफातर जाना चाहिए, जैसे माजी में जनरल ज़ियाउल्लाह जाते थे। ये अलग बात कि जनरल ज़ियाउल्लाह के ऑफिस जाने पर जितना खर्चा हुआ उतना तो मेरे ख्याल है किसी के लाव लश्कर लेके चलने पे नहीं होता था। इमरान खान साहब पहले खुद भी तो सादगी के फ़यूज़ व बरक़ात और बताया करते थे कि वो कनाडा में ये होता है, जर्मनी में वो पैदल जाता है और फलाना जो है वो दौड़ता हुआ निकल जाता है। आपके ख्याल में, मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमती वज़रा की बात कर रहा हूँ, जितनी भारी भरकम काबीना आपने इस मुल्क पर लाद दी है, आपके ख्याल में उसके बाद ये सादगी की बातें और वो दावे अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और नूरुल आलफीन, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब आप लोग बेतुकी बातों को पिच करते हैं, नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं, इश्यूज को बिल्कुल भूल जाते हैं। और जब आप अपोजिशन में थी मैम तो यही इश्यूज थे। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं जानता हूं ना मैम, कुछ लोग वफाकी वज़रा मेरे भी राब्ते में। अनफॉर्चुनेटली जो एंकर्स हमारे होते हैं ना, वो माशाल्लाह अक्ले कुल होते हैं, उनके सामने हम बयान तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, वो अक्ले कुल तो पकड़े गए, जो हमें हुक्म देते जो हैं, बचे कुछ हैं वही हैं जी, हम हाजिर हैं। देखिए नूरुल आरफीन, मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है, आपके प्रोग्राम में मेरे साथ ऑपोजिशन के 3 मेंबर होते हैं, एक आप होते हैं और 2 आपने जो साथ बिठाए होते हैं, और टाइम मुझे उतना मिलता है जितना बाकी 3 को नहीं मिलता है। सो थोड़ा सा मुझे जरा बेयर करें और फिर मेरी बात, अगर आप सवाल फेंकते हैं जवाब भी सुन लिया करें प्लीज। बात यह है कि काबीना में जितने लोगों की ज़रूरत है और जो काम कर रहे हैं वो इस वक्त मौजूद है, फंक्शनल है। काबीना की जितनी सख्ती से परफॉर्मेंस पे चेक रखा जा रहा है, आज तक इस पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनकी हिस्ट्री में ऐसा कुछ आपने देखा नहीं होगा। जितना मर्जी आप इल्ज़ाम तराशी लगा लें, 4 महीने गुजरे हैं अभी, इंशाल्लाह 4 साल भी गुजरेंगे और अगले 10 साल भी इधर ही हैं, और आप देखिएगा परफॉर्मेंस, और ये अवाम ही दोबारा लेकर आएगी। हमें ज़रूरत नहीं है इस वक्त बैठ के खाली एक्सप्लेनेशंस देने की। इंशाल्लाह जिस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी के वो हालात हो जाएंगे जैसे पहले होते थे, ज़ियाउल हक साहब की तशरीफ आवरी से पहले के जो हालात थे और जो यहाँ एक्सट्रीमिस्ट फ्रेम ऑफ माइंड और रेडिकलाइज्ड और पोलराइज्ड हमारी जो सोसाइटी थी कर दी गई है, इसकी जब री इंजीनियरिंग हो जाएगी, लोगों में फिर वही अमन और अमान आएगा, तो फिर बेहतर यही होगा कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो पूरी दुनिया में शहर जा रहे हैं वो यही है कि वो साइकिलों पे ही जाते हैं। उसमें फिर वजीर आजम और उनकी काबीना को साइकिलें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी अवाम ही इंशाल्लाह साइकिलों पे होगी। हमने एनवायरमेंट को भी देखना है, हम इतना मौका तो जरूर मिला कि आप जवाब दे सकेंगे। अब अगर आप कहें तो मैं कुछ कहूं। जी, मैं आपको यही कह रही हूं कि अगर आप लोग मेहरबानी करके इस फ्रेगमेंटेड और रेडिकलाइज सोसाइटी को मजीद ना पोलराइज करें और लोगों को जरा जोड़ने की बात करें। मैं तीसरी मरतबा या शायद चौथी मरतबा मैं ये बात ऑन एयर अपने प्रोग्राम में कह रहा हूं। पे जाएंगे और आप भी सारे साइकिलों पे ही जाएंगे। जी ठीक है, मैं चौथी मरतबा ये बात अपने प्रोग्राम में ऑन एयर कह रहा हूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो एंकर हूं जो जब सियासी जमातें अपोजिशन में होती हैं तो वो मुझे बड़ा अजीज समझती हैं, अपने मामू का लड़का समझती हैं या पता नहीं पप्पो का समझती हैं, क्या होता है। उनके वफाकी वज़रा रात को 2-2 बजे फोन करके मेरा दिमाग खराब कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि कराची में वाहिद अम्मी मेरी है जिन्होंने एक मर्द जना है। अब सुनिए मेरी बात जरा, आपकी मैंने सुनी, अब सुनिए जरा। नाम नहीं लेना चाह रहा। 2 जबरदस्त किस्म की वजारतों पर मुतमक्किन है आपके वो लोग जो इस वक्त मरकजी हुकूमत को ड्राइव कर रहे हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं।
जब उन्होंने मुझे वो तुगरे दिए थे, जब मैंने MQM के भांडे फोड़े थे, जब मैंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ प्रोग्राम दागे थे, जब मैंने पनामा लीक्स पे नवाज शरीफ साहब और PMLN को जो है वो तवर्रा किया था, मैं वाहिद था अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं यहां की बात कर रहा हूं, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा। मैं उस वक्त बड़ा अच्छा था, लेकिन अभी आपने जो शिकवा किया मैं उसका सिर्फ जवाब देना चाह रहा हूं ये कि हुकूमतें जो होती है ना, मेरा अपना ख्याल ये है कि इस्लाह अहवाल का मौका उन्हीं को दिया जाना चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह मैं इसलिए करता हूं, आपको मैं इसलिए पोजीशन महसूस होता हूं, हालांकि जितनी इज्जत मैं आपकी करता हूं उतनी मैं अपने इन दोनों मेहमानों की भी करता हूं। मेरा कोई किसी से जाती लेना देना नहीं है, ना मुझे कोई लाइसेंस चाहिए, ना मुझे कोई और तनकीद भी कभी कभी कर जाते हैं। सॉरी मैम, मैंने कहा जी कुछ तनकीद बराए तनकीद भी हो रही है। नूर अली साहब हमें अच्छा। आपने बुलाया है जी देखिए, वो मेरे गेस्ट नाराज हो गए, आपको मैंने काफी टाइम दिया। मैम शमीम आरा, अब आप ही के पास आऊंगा, आपको जो बोलना है आप बोलिए। मेरी बात जी मेरी बात जैसे आपने मुझे लाइन में आपने कमर्शियल ब्रेक ले ली, अब मेरी कंप्लीट बात सुने। आपने मुझसे सवाल किया कि जनाब आसिफ अली जरदारी पर जो केसेस होने जा रहे हैं, फवाद चौधरी ये फरमा रहे वो फरमाए, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है तब से उन्होंने केसों का मुकाबला किया है, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इल्जामात लगते हैं। मगर आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल की सलाखों के पीछे रहे और बाइज्जत बरी होकर और अब आपने यू टर्न ले लिया है, जिन्होंने आपको भेजा था उनके साथ बैठे हुए हैं, ये अल्लाह उनके साथ गले मिलते हैं, का शुक्र है, अपने वर्कर्स को बेवकूफ बनाते हैं। आपके नजरियाती इख्तिलाफ का दोनों का, माफ करना, आपके एक दूसरे के चक्कर में आपके ऊपर नाकाम हो चुके हैं। अब आपके पास आवाम पूछना चाह रही है, आपके पास सिर्फ एक काम है कि नवाज शरीफ को जेल में भेजो, आसिफ अली जरदारी को, तमाम सियासी जमातों को जेल में भेजो, हम अकेले बैठे रहेंगे असेंबली में। अरे हम जमहूरियत के खातिर, आइन की बालादस्ती के खातिर, आइन की बालादस्ती को बरकरार रखेंगे, जमहूरियत के खातिर हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ दिया है। नवाज शरीफ की हुकूमत हो चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, आपने देखा है कि हमेशा जनाब आसिफ अली जरदारी ने मुफाहमत की पॉलिसी की है, हमने आइन को बालादस्ती दी है, आइन को हमने पार्लियामेंट को मुझे बोलने का मौका तो दे। कमल शोजब साहिबा, थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा मुझे कुछ बात करने दीजिएगा। मोहतरमा शमीम आरा साहिबा, आपने मोहतरमा आप थोड़ा सा जरा सब्र का दामन थामे तो प्रोग्राम इंशाल्लाह खत्म ही हुआ चाहता है। ये देसी मलाखड़ा जो है तो सुने ना मैम, पूरा तो सुन लिया, अब एक्स्ट्रा भी आप ही देंगी। 11 साल सजा हुई तो हम आवाम पूछना चाहते हैं मैम, 11 साल वो जेल में रहे तो 11 साल थोड़ी हम प्रोग्राम करेंगे, सुन तो ले। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे प्रोग्राम भी वाइंड अप करना है थोड़ा सा। आप मेरी बात तो सुने पूरी ना, कंप्लीट करने देना आप मेरी बात। आप उनकी बात सुन रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे। आप हमारी बात सुने, टायरा की बात सुने। जलसे में नहीं आई हूँ मैं, प्रोग्राम में आई जनाब। सिंध में आजकल आपके जलसे हो रहे हैं अपनी हुकूमत में ही, अपना ताफिज कर रहे हैं। मैं आखिरी सवाल आप दोनों से मैं इल्तिमास करता हूं कि मैं आखिरी सवाल मुझे इजाजत दीजिए पूछने की मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा से। मोहतरमा ताहिरा, मेरी बात कंप्लीट होने देना जब आप सवाल कर रहे तो। मैम सवाल की नौबत नहीं आई। अच्छा मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा, अब सवाल भी मैं भूल ही गया, कुछ कहना है तो कह दीजिए, फिर मैं खत्म करूं। भाई बात ये है, मुझे बड़ा दुख हुआ, ये मेरी बहन कमल शोजब साहिबा, मैं तो वो बात करती हूँ जो तारीख में होती है। इन्होंने कहा सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड हुकूमतें। बात ये है कि हम भी चाहते हैं ये गवर्नमेंट आइए, अपना मुद्दत भी पूरी करे और अपना वो एजेंडा जो आवाम के सामने ये इलेक्शन के दिनों में लेके गए थे, उस एजेंडे को लेके आगे चले, ताकि हम ये कह सकें कि ये अपने ये वादे पूरे करके फिर आवाम के पास जाएंगे। और इतने बुलंद बांग दावे ये कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता अगले पल क्या होना है। ये कह रहे हैं अगले 10 साल भी हमारे हैं, ये 5 साल भी हमारे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें। ये इनकी ना तजर्बाकारी बोल रही है। सियासत में बड़ा
ऐसी कोई बात बड़ा नहीं है। पेशेंस होता है। हमारे पास आप तजर्बा सवाल भी है, करते हैं, पॉलिटिकल नहीं विजडम आप भी है सवाल और करते will हैं to do चुनी भी मारा है। बहन से, और बीच में मुदाखलत दोनों तरफ से होती है। इस तरह से मौकफ नहीं बयान किए जाते। पार्टी का एजेंडा हो या पार्टी की कोई नजरिया हो, उसको देख के जाने के लिए बड़ा पेशेंस चाहिए, बड़ा तहम्मुल चाहिए। इस तरह शोर में कोई लोग जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनके पल्ले तो कख नहीं पड़ा होगा। मैं सोच रही थी कि हम क्या बातें यहाँ कर रहे हैं। आप यकीन जानिए कि मैं करंट अफेयर का एक बड़ा संजीदा प्रोग्राम करने के लिए आके बैठा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये रेसलिंग का मुकाबला या मलाखड़े का मुकाबले में तब्दील हो जाएगा ये प्रोग्राम। और आज मुझे जितनी क्या बात हुई, मुझे तो बड़े आराम से अपनी बारी शुरू में ऐसे सारी किया था बात ना, समझ आएगी। लफड़े की तरह का। और मुझे उम्मीद स्टार्ट ही आपने ऐसे है किया। लेकिन मोहतरमा कमल शोजब साहिबा को मैं सलाम तहसीन पेश करता हूं कि इस बीच में उन्होंने खुद अपना मौकफ निकालने के लिए जो जगह बनाई है, ये हुकूमतों का ही वतीरा है। हम जैसे एंकर तो रोकने से रहे। तमाम नाजरीन, अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस मैच के लिए वक्त निकाला। कुछ अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मैं तो इस वक्त कोरे जहन से बैठा हूं। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।